नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक 1500 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट करके 2 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा सकते हो। तो इस पूरी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। अब जिसे नहीं पता कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को वेल इस्टेब्लिश टॉप 100 कंपनियों में निवेश करता है। अब वेल इस्टेब्लिश कंपनियों में निवेश करने के कारण स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप की तुलना में ये जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी कम रिस्की माना जाता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 53.9% का रिटर्न्स, 3 साल में 19.6% का रिटर्न्स, 5 साल में 18.9% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर जो आप कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि अगर आपने किसी दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया होता तो आपको कितना रिटर्न्स मिलता कंपेयर टू इस एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.49% है, जो एक अच्छा एक्सपांस रेशियो माना जाता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखिए। अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड की एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो वो है 32,213 करोड़ रुपीस। इस हिसाब से देखे तो ये एक बड़ा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 500 से लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां यानी कि जहां पर इसने इन्वेस्टरों को पैसे को निवेश किया हुआ है वो जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी अच्छी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप एक 1500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके 2 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक मंथली 1500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की हुई है, उस पर जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है वो आपको अगर 18% हम मान लेते हैं। अगर आप 10 साल तक उस एसआईपी में अगर अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1.8 लाख रुपीस। तो उस 1.8 लाख रुपीस को सामने आपको 5.04 लाख रुपीस मिलते हैं। अगर आपने 20 सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट इसी म्यूचुअल फंड में अगर चालू रखा होता तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती वो होगी 3.6 लाख रुपीस। तो उस 3.6 लाख रुपीस के सामने आपको 35.15 लाख रुपीस मिलते। अगर आपने उसी 1500 रुपए की एसआईपी को 18% के रिटर्न्स के लिए 30 ईयर तक अगर निवेश किया होता तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती वो होती 5.4 लाख रुपीस और उसके सामने आपको 2.15 करोड़ रुपीस मिलते। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने निवेश किए हुए अगर पैसे को देते हो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको अपना पैसा देता है। उसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट भी यही कहता है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम मार्केट में अपने पैसे को निवेश करें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग इसी रिटर्न्स को देख के ही झांसे में आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू मनी होती है उस पर काफ़ी सारे फैक्टर्स का असर रहता है और जो सबसे बड़ा असर रहता है वो रहता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपये की जितनी वैल्यू थी, क्या उतनी ही वैल्यू 2021 में 1 लाख रुपीज़ की है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपका जवाब होगा ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर साल हमारे जो रुपए होते हैं उसका डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि हर साल हमारा रुपया कमज़ोर होता है। तो आपके 2 करोड़ रुपए के ऊपर महंगाई का क्या असर पड़ेगा, क्या किसी एजेंट ने आपको बताया? नहीं, पर हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आपके जो 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए के ऊपर 6% अगर महंगाई का दर ले तो आपके 2 करोड़ रुपए के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 30 सालों तक 1500 रुपए की एसआईपी लगातार की हुई है, तो आपने जो गेटिंग अमाउंट पाई होगी वो होगी 2.15 करोड़ रुपीस। अगर हम 6% का इन्फ्लेशन रेट अगर कैलकुलेट करें तो उस हिसाब से जो आपके 2.15 करोड़ रुपीस है उसकी अमाउंट 52.9 लाख रुपीस होगी। यानी कि आज आप जितना 52.9 लाख रुपीस में खरीद सकते हो उतना ही 30 साल बाद
2.15 करोड़ में खरीद सकते हो। तो इस तरह का इन्फ्लेशन का असर हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर पड़ता है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तब इन्फ्लेशन के क्राइटेरिया को भी जरूर ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इन्फ्लेशन के क्राइटेरिया को कैसे बीट करें, तो इसका एक सिंपल तरीका है कि आप हर साल अपनी SIP अमाउंट में 10% का इजाफा कर दीजिए। यानी कि अगर आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है इस साल, तो अगले साल आप 10% के हिसाब से 1100 रुपये की SIP करें। इस हिसाब से अगर आप हर साल 10% का इंक्रीमेंट करते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप ज़्यादातर मायनों में इन्फ्लेशन के रेट को बीट कर पाओगे। दूसरा फैक्टर जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर असर करता है वो है रिटर्न्स। हमने 18% के फिक्स रिटर्न्स के ऊपर इस कैलकुलेशन को किया हुआ है, पर क्या आप जानते हैं कि आज से 30 साल बाद क्या आपको 18% का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये जो रिटर्न्स होते हैं वो शेयर मार्केट के ऊपर आधार रखते हैं। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस रिटर्न्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर इस एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने एक साल में अगर 53.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, तो इसी एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने एक साल में -15.35% का नेगेटिव रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तब उसके अच्छे दिनों के रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है वो भी आप जरूर ध्यान लें, और अगर उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में अपने कैटेगरी एवरेज से भी अगर बुरा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे, और अगर उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तीसरा इफेक्ट जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है वो है टैक्स। आज से 30 साल बाद हमारे इन्वेस्ट किए हुए वैल्यू मनी पर कितना टैक्स लगेगा, क्या आप बता सकते हो? आज के टाइम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगता है। तो यही टैक्स स्लैब क्या 30 साल बाद भी एप्लीकेबल रहेगा? वो आप नहीं कह सकते हो। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तब इस टैक्स स्लैब को भी जरूर ध्यान रखें। और आखिरी 5वां बात वो है रिस्क फैक्टर। आप जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर सीधा असर पड़ेगा। तो जब जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, और जब जब शेयर मार्केट डाउन जाएगा तब आपको नुकसान होने के चांसेस भी रहेंगे। पर आपको घबराना नहीं है, बुरे टाइम में अपनी SIP को बंद नहीं करना है। आप अपनी SIP कंटिन्यू रखें और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर मिलेगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचें तब इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये जो पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, अगर उस म्यूचुअल फंड ने अच्छे दिनों में जितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो उस म्यूचुअल फंड ने बुरे दिनों में कितना बुरा परफॉर्म किया हुआ है वो जानने का फर्ज भी आपका जरूर बनता है। तो आप वो जरूर चेक करें कि उस म्यूचुअल फंड ने क्या अपने कैटेगरी एवरेज से भी बुरा परफॉर्म किया हुआ है। अगर हाँ तो उस म्यूचुअल फंड से दूर रहे, और अगर ना तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। नंबर 3, कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल से ज़्यादा के लिए, तभी आपको अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का असर देखने को मिलेगा। नंबर 4, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले लें। अगर आपके पास फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो आप खुद की रिसर्च जरूर करें। और नंबर 5, रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने से अच्छा है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो आपकी जो एट द एंड ऑफ द पॉइंट जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर रिटर्न्स मिलेगा वो रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में अच्छा मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।